नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे कि हाल के दौर में जिस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं संस्कृति, कला और फिल्म के क्षेत्र में, वाकई ये समझ में नहीं आता कि अपने यहाँ कब किसी की धार्मिक, जातीय या राष्ट्रीय भावना आहत हो जाएगी। और इस कदर आहत होगी कि वह किसी के बोलने पर उसका सिर फोड़ने लगेगा, किसी के गाने बजाने पर रोकने लगेगा, किसी के जींस पहनने या दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठकर गप्पे मारते हुए कॉफ़ी पीने पर लाठियां चलाने लगेगा, या किसी बनती फिल्म का सेट जलाने लगेगा। असम की 16 वर्षीय गायिका नाहिद आफरीन के मामले में ज़्यादातर चैनलों और अखबारों ने खबर दी कि उसकी गायकी के एक कार्यक्रम पर फतवा जारी हो गया है। देश प्रदेश के चैनलों पर एक समुदाय विशेष की दकियानूसी सोच की मरम्मत की जाने लगी। वे लोग भी चालू हो गए जो कल तक लव जिहाद के नाम पर मारकाट मचाए थे, या बेंगलोर में जींस पहने कॉफ़ी या बियर पीती लड़कियों पर लाठियां बरसा रहे थे, या जिन्होंने एक समय MF हुसैन को आत्मनिर्वासन के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद ही साफ हो गया कि आफरीन को किसी तरह का फतवा नहीं मिला। कुछ लोगों द्वारा जारी एक गुहारी या अपील को फतवा बताने वाले चैनलों के खेल का खुलासा सबसे पहले सोशल मीडिया पर हुआ, फिर कुछ चैनलों ने भी इस खबर को चलाई। तब तक कई राष्ट्रीय चैनल इस फतवे पर बहस करा चुके थे, लेकिन इन चैनलों ने जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर जानलेवा हमले के अभियुक्त किन्नी महाशय के सत्ताधारी दल की प्रांतीय शाखा के प्रवक्ता बनने को कोई मुद्दा नहीं माना। कश्मीर पर किसी सेमिनार में प्रशांत का वक्तव्य सुनकर उन महाशय की राष्ट्रवादी भावना आहत हो गई थी। हाल ही में रामजस कॉलेज और गुरमेहर कौर के मामले में भी मीडिया की विभाजित राय हमने देखी। पद्मावती को लेकर बन रही फिल्म के निर्माण के दौरान राजस्थान में मारपीट और अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेट पर हुई आगजनी की खबर आई है। अभी फिल्म बनी नहीं, उसकी स्क्रिप्ट पब्लिक नहीं हुई, लेकिन पद्मावती नाम से ही किसी करणी सेना का जातीय, शाही या राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत हो गया। दबंगों की ऐसी आहत भावनाओं के इस भंवर में पिचकते इस महादेश और इसके लोकतंत्र की विडंबना को क्या हमारा मीडिया उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में देख रहा है? क्या वो ऐसे मामलों में सेलेक्टिव और पूर्वाग्रही हो गया है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आजकल किसी घटना, किसी मसले को समाज वैसे ही देखने लगता है जैसे उसे मीडिया दिखा रहा है। मीडिया मंथन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं NDTV के वरिष्ठ संपादक प्रियदर्शन, हमारे साथ हैं प्रसार भारती की सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्र, हमारे साथ हैं पत्रकार लेखिका शीबा असलम फहमी, और साथ में हैं विनोद भारद्वाज, देश के जाने माने फिल्म और कला समीक्षक। शुरुआत प्रियदर्शन हम आपसे करते हैं। आप एक प्रमुख चैनल के सीनियर एडिटर हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताज़ा घटना को लेकर। जब ये मुद्दा सामने आया इस असम का, जब उस गायिका को ये कहा गया कि कोई फतवा आया है कि आप नहीं गा सकती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद नाहिद आफरीन को लेकर यह भी खुलासा हो गया कि कोई फतवा नहीं जारी हुआ। लेकिन तब तक पूरे देश के कई चैनल, बल्कि ज़्यादातर चैनल उस पूरे इशू को एक खबर और उस खबर पर बहस करा चुके थे। तो ये क्या आपको लगता है कि आखिर ये गड़बड़ क्यों हुई? ये जो खबरों को लेकर गड़बड़ी जो है, या बहस को लेकर एक तरह का ट्रिविलाइजेशन जो हम देखते हैं, ये क्यों? क्योंकि दूसरे दिन के अखबारों में भी वही खबर फतवा को लेकर आई। देखिए उर्मिलेश जी, मतलब आमतौर पे टीवी में जब ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसका ठीकरा सीधे हड़बड़ी पे फोड़ दिया जाता है। उस दिन जो खबर आई नाहिद आफरीन पर फतवे की, दरअसल अब हम सब जानने लगे हैं कि वो एक अपील थी। अब कई लोगों की दलील है जो एक हद तक वैध दलील है। जैसे हमारे यहाँ दोपहर को जब तक खबर आई वो, तब तक हमारे पास वो पर्चा था, वो असमिया में था, उस पर दस्तखत लोगों के दिख रहे थे। लेकिन चूंकि तत्काल उसका कोई विकल्प हमारे पास नहीं था कि हम उसका अनुवाद कर पाते, तो हमने दूसरों की दी हुई खबर पे ये भरोसा किया और मान लिया कि ये गड़बड़ी, ये फतवा है। लेकिन जैसे ही वो अनुवाद हमारे पास पहुंचा, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सबसे पहले उसका खंडन हमने किया, हमने बाकायदा उसके लिए माफ़ी मांगी। लेकिन हाँ, मामला एक चैनल का नहीं है। हम सब जिस प्रवाह में बह रहे हैं, क्योंकि अगले दिन तक अखबारों तक में वो गलती सुधारी नहीं गई, क्योंकि हम ये कहीं बताने को उत्सुक थे कि 16 साल के एक लड़के के खिलाफ 46 मौलानाओं ने फतवा दिया है। फतवा शब्द में बड़ा अट्रैक्ट करता है, बड़ा अपील करता है। जैसे आप याद कीजिए, कुछ साल पहले बिरयानी शब्द अपील करता था।
बिरयानी और फतवा जैसे आप एक समुदाय से जोड़ देते हैं, उनके दकियानुसीपन से जोड़ देते हैं। मैं इसको तुरंत एक पुरानी घटना जो पद्मावती वाली है, मैं मानता हूं कि पद्मावती के पीछे जैसी कट्टरता थी, मैं प्रदर्शन रोकने के लिए माफी चाहता हूं। हम पद्मावती वाले इशू पर फिर आएंगे, लेकिन हम एक चीज बिल्कुल ये समझना चाहते हैं, बिल्कुल संक्षेप में स्मिता, कि जो प्रदर्शन कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई खबर आई, फतवे की आई, ये बात सही है, लेकिन फतवा नहीं था। लेकिन ये खबर दूसरे दिन भी अखबारों में कैरी नहीं हुई। ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने 16 मार्च के अपने अंक में भी फतवा ही रखा और फतवा समझकर ही उसकी निंदा की। हम समझना ये चाहते हैं कि फतवा हो, बिल्कुल निंदा की जानी चाहिए, कोई उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ों को आप ट्रिविलाइज करते हैं और भूल आप जाते हैं कि परवीना सुल्तान वहीं की हैं, नौगांव के आसपास, वो भी वहीं पैदा हुई हैं, बहुत बड़ी गायिका, कभी समाज ने उनको रोका नहीं और इसको भी कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अगर मुट्ठी भर लोग अपील जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं आप प्रोग्राम न करो, तो क्या इसको इस तरह ट्रिविलाइज करना, इस तरह इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कहीं ना कहीं उन समुदायों की जो डेमोक्रेटिक जो जमातें हैं उनको भी उत्साहित नहीं करता है? नहीं, मेरे पास ये सुविधा है कि मैं असमिया बोलना, पढ़ना, लिखना जानती हूँ जी। इसीलिए मैं एक बात तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि भले ही मुल्ला मौलवियों ने बाद में उस पर एक ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने किसी तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया है, ये कोई अथॉरिटेटिव फतवा नहीं है, ये एक किस्म की अपील थी। लेकिन आप जब असमिया में उस कागज़ को पढ़ेंगे तो उसमें ये बात साफ लिखी गई थी कि इस कार्यक्रम से दूर रहा जाए, इसको न अटेंड किया जाए और आफरीन के लिए कोई फतवा भले ना हो, लेकिन ये ताकीद की गई थी कि आफरीन भी ऐसी चीज़ों से दूर रहें। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये फतवा नहीं था, ये अपील थी, इट वाज एन इशुएंस ऑफ एन अपील। ये बात मुझे क्लैरिफिकेशन कम और लीपापोती ज़्यादा नज़र आई। बहरहाल फिर भी अखबार वाले, ये बात ज़रूर है कि कम से कम असमिया अखबारों में पूरे फैक्ट्स आ चुके थे, असमिया टीवी चैनल्स पर, तो इस बात को तो मैं मानती नहीं जी। रही बात ट्रिवियलाइज करने की, तो मैं इसको एक जनरल ट्रेंड से जोड़कर देख रही हूँ। नाहिद के केस में मैं मानूंगी और कई ऐसे जुड़े हुए अन्य केसेस में भी मैं मानूंगी कि थोड़ा सा सभी तमाम फैक्ट सामने आने से पहले बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाना, बहुत ज़्यादा उस पर राय देना और अन्य लोगों की राय जोड़ने की कोशिश करना, ये शायद कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। हो सकता है मीडिया अपने जिम्मेदारी के तहत जिसकी मदद करना चाह रहा है सामाजिक रूप से, हो सकता है उसकी मदद न होकर हम उसके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हों। इस मामले में सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि आप फतवा शब्द अगर हटाना चाहें हटा दें, लेकिन वो संगीत के कार्यक्रम से दूर रहने की अपील थी और इस बात को अभी तक किसी ने नकारा नहीं है। और कोई नहीं होना चाहिए ऐसा जो कि किसी संगीत के कार्यक्रम में, असम जैसे प्रदेश में जहां जब बिहू का नाच गाना होता है तो हर समुदाय शामिल होता है, हर कार्यक्रम में लोग आते हैं, ऐसी जगह पर संगीत से दूर रहने की ताकीद करना किसी भी शब्द मैं इसमें आ रहा हूं आपके पास। प्रदर्शन, आपने खबर को पूरा फॉलो किया है क्योंकि आप निश्चित रूप से न्यूज रूम में रहे होंगे। बिल्कुल संक्षेप में, जो स्मिता कह रही हैं कि वो भले ही उस रूप में न रहा हो फतवा, लेकिन वो फतवा जैसा ही था इनके मुताबिक, तो आपको क्या लगता है? स्मिता बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मतलब फतवा जैसा था मैं नहीं बोलूंगा उसको, वो अपील थी और उसमें दूर रहने की ताकीद की गई थी। मैं एक और तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस अपील के खिलाफ फौरन मुस्लिम समुदाय के भीतर से ही प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। बदरुद्दीन अजमल साहब, जिनका इन 46 मौलानाओं से कहीं ज्यादा प्रभाव है असम पे, और असम में उनका सांस्कृतिक प्रभाव भी गहरा है राजनीतिक प्रभाव के अलावा, उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा फतवा कैसे आ सकता है, देखेंगे इसको। वहां से छोड़ दीजिए, नवाब मलिक ने, मुझे याद है जी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे किसी फतवे की जरूरत ही नहीं है। तो जितना विरोध उसका हुआ और निश्चित तौर पे वो कट्टरता थी। लेकिन मीडिया में ये बातें प्रदर्शन बिल्कुल नहीं आई, और आई तो बिल्कुल छन कराई। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चैनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। ये हम लोगों को सूट करता है। शिवा, आप कैसे देखती हैं पूरे प्रकरण को? हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बात रख ली है, आप कैसे देखती हैं? जब ये तय हो गया कि ये फतवा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ लोगों की अपील है कि धार्मिक स्थल के आसपास ये कार्यक्रम ना हो, तो उसके बाद तीसरे दिन भी मेरे पास फ़ोन आते रहे पैनल डिस्कशन के लिए कि हम फतवे के, आफरीन के फतवे के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और किस तरह से उस बहादुर लड़की ने आतंकवादियों का मुकाबला किया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। मैंने कहा कुछ नया हो गया है कि नहीं, वो जो फतवा है, मैंने कहा फतवा तो आया नहीं और उसका खंडन भी आ गया है।
तो उनको बहुत दुख था इस बात का कि अच्छा ये कहाँ खबर चली है। मैंने कहा एनडीटीवी पर भी देख लीजिए और आप इंटरनेट पे भी देख लीजिए, कहीं कोई फतवा नहीं है। अपील थी जिसका कि उन लोगों ने खुद ही ये बात सामने आ गई है और मुस्लिम समुदाय उसके पक्ष में खड़ा है, हम सब उसके पक्ष में खड़े हैं। लेकिन जब आप फतवा का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हम जो लोग भारत के मुस्लिम समुदाय के अंदर जो कट्टरता है उससे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा, उसमें मौलानाओं को ये विक्टिमहुड सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है कि देखिए भारतीय मीडिया तो खामखा हमें खींचता है, खामखा इस्लाम को हर चीज़ में लाने की कोशिश करता है। फतवा नहीं था फिर भी उसको फतवा कह दिया। तो दोनों तरफ की कट्टरता को ये बढ़ावा देता है। तो ये डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ से आगे बढ़ के पोस्ट ट्रुथ चला गया है, जिसमें आईएसआई तक चला गया मामला। और हमें आज के समय में ये लगने लगा उर्मिलेश जी कि शायद एडवर्टीजमेंट ज़्यादा भरोसेमंद है, न्यूज़ कम भरोसेमंद है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो कह रहा है हम उपभोक्ता के कोर्ट में जा करके बात तो कर सकते हैं कि आपका ये क्लेम था, ये ऐसा नहीं है। न्यूज़ पर तो कुछ नहीं कर सकते। विनोद भारद्वाज, अभी आप तीनों का आपने बात सुनी इस घटना के प्रसंग में, और साथ में पद्मावती को कथा वस्तु के रूप में लेकर जो फिल्म बन रही है, उस फिल्म में राजस्थान में शूटिंग के दौरान जो हुआ पूरा देश जानता है। डायरेक्टर के साथ क्या हुआ, उनके स्टाफ के साथ क्या हुआ। इसके बाद कोल्हापुर में पूरा जला दिया गया, वो उनका पंडाल, उनका पूरा सेट। लेकिन ये जो मुद्दा है मीडिया में खबर के रूप में आया, लेकिन नाहिद आफरीन का जो मसला है वो अगर कहीं 5 कॉलम में छपता है अखबारों में, प्राइम टाइम यानी बिल्कुल अहम समय पर इस पर बहस होती है, लेकिन इस इशू पर छोटी खबर छपती है अपेक्षाकृत, और प्राइम टाइम में मैंने कोई बहस नहीं देखी कम से कम 2 दिन में जब से ये घटना घटी है। तो मेरा ये कहना है कि ये क्या, इसको किस रूप में आप देखते हैं, और जो संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये ट्रेंड बढ़ रहा है, उसे आप कैसे विजुलाइज करते हैं? मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो आज से 10-12 साल पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसका ये चूँकि अब नाहिद वाला मामला थोड़ा ग्लैमराइज ज़्यादा हो सकता है, 16 साल की लड़की गाना गाना फिर उसको रोकना, ये तो एक इस समय मैं उस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा चूँकि हो चुकी है। पर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक बहुत लोकप्रिय चैनल, उसने मुझे एक बार फ़ोन किया 8-10 साल पहले, जिसने ऐश्वर्या और अभिषेक की सगाई थी। तो उस दिन हुसैन ने दुबई में एक कार्टून बनाया था जिसमें घोड़े पर दूल्हा दुल्हन है और नीचे एक मतलब नंगे बदन एक कटोरे लेकर के, जो सलमान खान जैसा व्यक्ति था, बैठा हुआ है। इसको लेके उस चैनल ने कहा कि देखिए हुसैन साहब को क्या पड़ी थी कि वो इस पर कार्टून बनाते और उसको इस तरह से देखते। और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई ऐसा आदमी बताइए, देखिए क्वेश्चन उनका, कि ऐसा आदमी बताइए जो उसके खिलाफ बोले हुसैन के। मतलब पहली शर्त ये थी कि उसके खिलाफ बोलना चाहिए पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बुलाइए, आप उसको खिलाफ सवाल कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। फिर आधा घंटा तक वहाँ बहस होती रही, और वो चैनल उस समय नंबर 1 चैनल था हिंदी का, यानी कि इतना महत्वपूर्ण था, वहाँ पर लाइव कवरेज था। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अचानक नहीं है, ये लगातार, देखिए चाहे जो भी मुद्दा हो। मैं एक बार, जैसे बहुत बड़े चैनल के बहुत जो स्टार पत्रकार माने जाते रहे, उन्होंने एक बार विनोद मेहता जैसे सीनियर एडिटर को ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक लेखक पर वो चल रहा था हैरेसमेंट का। तो लेकिन उस आदमी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बात को उस पर लाद देना चाह रहे हैं। तो आज का माहौल ये है। जिस दिन ये नाहिद वाला मामला था, मैं एक शाम को टाइम्स टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था कि उसमें जो फंडामेंटलिस्ट टाइप के 2-3 लोग बैठे हुए थे, वो लगे हुए थे अपने उसी राग में, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो दुखद है ये, लेकिन बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप इतने अनुभव आपका है कला और फिल्म समीक्षा के क्षेत्र में, क्या ये पूरा, हम सारे टेलीविज़न को नहीं कह रहे हैं, लेकिन टेलीविज़न में क्या नासमझी का एक आनंद लोक बुना जा रहा है? देखिए आज जब मुगल आजम बनी थी तो थोड़ा इस तरह के सेट तोड़े जाते थे, हैं? ये तो आज की दुनिया है जहाँ पर कि जो भी समुदाय चाहे तो ब्लैकमेल करना चाहता है, चाहे चर्चा में आना चाहता है। करणी सेना कौन है, कौन जानता था? लेकिन अब चूँकि भंसाली एक बड़ा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो पैसा उसमें इतना करोड़ों का सेट उन्होंने ख़राब कर दिया। तो इस पर देखिए न्यूज़ नहीं बनी, चूँकि ये मामला थोड़ा ग्लैमरस उतना नहीं था जितना कि नाहिद वाला है। और उस पर भी शिवा उस पर भी निगोशिएट करना चाहते हैं लोग, जो खासकर जो गवर्नेंस की एजेंसीज हैं, वो कानून अपना
काम करेगा, इस पर नहीं सोचा जा रहा है। नहीं। ये इशू इस रूप में मीडिया भी नहीं देख रहा है कि वो एक आपराधिक काम है। जी। लेकिन अगर दूसरे समाज, खासकर माइनॉरिटीज के, मैं नाम लेकर कहता हूं हाँ, बिल्कुल। कि अगर उसकी तरफ से कोई छोटी हरकत भी होती है तो आतंकवादी वो घोषित हो जाती है। उर्मिलेश जी, अंदर खाने हम लोग कहने लगे हैं कि मुसलमान और महिला का या इस्लाम का कोई मामला हो, न्यूज़ चैनल के लिए और एटीएम है। एटीएम या एटीएन, ऑल टाइम न्यूज़ कह लीजिए या ऑल टाइम मनी कह लीजिए, वो टीआरपी जनरेटर है। वहाँ बैठ करके जो वो शैडो बॉक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ में, उससे ही सब कुछ तय होता है। अगर बहुसंख्यक समाज की महिला उसी तरह से पीड़ित होगी, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं होती है। उसके लिए हम चाहे जंतर मंतर जाएं, चाहे कुछ भी करें, ना महिला आयोग सामने आएगा ना कुछ होगा। तो ये एक तरह की फिजा बन गई है कि मुसलमान महिला का मामला है तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, बाकी महिलाओं के मामले पर तवज्जो नहीं दी स्मिता, इसको जाएगी। कैसे आप कहेंगे जो ये कह रही हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानती कि मुसलमान और हिंदू जैसा महिलाओं का कोई इशू है। हिंदू महिलाओं के सतत निरंतर इश्यूज उभरते रहते हैं और टेलीविजन उसको खूब उछालता है, और उनके परिवार और उनके समाज के लोग उसके अच्छे पहलू को भी झेलते हैं और बुरे पहलू को भी झेलते हैं। इसी तरह से मुस्लिम समाज को लेकर भी अगर चीज़ें सामने आ रही हैं तो समाज को इस पर मंथन करना चाहिए कि मीडिया इस तरह से क्यों उछाल रहा है, और मीडिया से डायलॉग शुरू करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को सही पिक्चर में दिखाया जाए। दिखाना तो बंद नहीं होगा, किस रूप में दिखाया जाए इस पर बात हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो राजस्थान में जो वायलेंस हुई उसकी बात है, तो राजस्थान में जो वायलेंस हुई वो बहुत गंभीर रूप ले लिया उसने, और फिर वहाँ की सरकार ने पहल की और बातचीत हुई, और उसके बाद फिर ये हुआ कि चाहे आपके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हों या कोई भी सेंटिमेंट हो, लेकिन किसी तरह का किसी को अपने काम में डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं। लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई स्मिता? उसके बाद उन पर एफआईआर है। आप संवाद करा रहे हैं उन पर दोनों के एफआईआर बीच, है। जैसे दोनों बराबरी के हों। पर गौर करना पड़ेगा कि उसके बाद राजस्थान में कोई घटना नहीं हुई है। अब जो वायलेंस की घटना आई है, अब वो कोल्हापुर में और वही लगता है, और वही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उसी तरह के लोग हैं। कहा जा रहा है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। और मिलेश जी, मुझे लगता एक है बात कि मैं जब जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। वेन्यू चेंज कर लिया, दूसरे राज्य में चले गए, वहां के माहौल को अनुकूल न देखकर, उसके बाद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जाने के बाद शायद महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने ये नहीं सोचा होगा लेकिन कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। प्रदर्शन, यही बात और बहुत इसीलिए महत्वपूर्ण है जो स्मिता कह रही मुझे है। लगता है कि उस टीम को पूरी सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए, वो किसी भी स्पॉट पर हो, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा जो कि अपराधी उपद्रव उनके करने साथ क्या वाले- होना चाहिए, प्रदर्शन वो यही कहीं गायब देखो, हैं। प्रदर्शन ये स्मिता जो कह रही है, मेरा सवाल यह है कि भी आखिर कितने सेंसर बोर्ड, आपने स्टेट में सेंसर बोर्ड रखे हैं, केंद्रीय सेंसर बोर्ड है, तो कितने सेंसर बोर्ड बनाएंगे? नहीं, और सेंसर दूसरी बोर्ड बात कि ये जो सेंसर करने वाले लोग हैं, बंदिशें लगाने वाले लोग हैं, वो एक ही तरह के हैं, एक ही समुदायों के लोग हैं, जिसको भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि जब माइनॉरिटी कम्युनिटी से एक छोटी सी कहीं से आवाज उठती है, अगर लगता है कि वो प्रोटेस्ट है, आप ब्रांड कर देते हैं। लेकिन जब मेजॉरिटी कम्युनिटी से इतना बड़ा शोर, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा हुड़दंग, इतनी बड़ी वायलेंस होती है, तो आप निगोशिएट करते हैं। सुनिए उर्मिलेश जी, अब मैं 2 बातें इसमें कहता हूं। इसमें मतलब मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि पद्मावती के सेट पे जो हंगामा करने वाले थे और नाहिद को जो धमकी देने वाले थे, दोनों के कट्टरपंथी इरादे, दोनों के कट्टरपंथी मंसूबे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ पैदा होता है? अंतर सत्ता और मीडिया की प्रतिक्रिया में पैदा होता है। कायदे से नाहिद का मामला बिल्कुल लोकल मामला था, और उसको प्रदर्शन एक वायलेंस है और एक अपील है, एक गुहारी है। आप फर्क करेंगे क्या? मैं उसी पे आ रहा हूं कि उस लोकल मामले को, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिल्कुल ठीक किया कि कहा कि हम उनको पूरी सुरक्षा देंगे, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया जैसे लड़की कितनी उस पर हमले हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तक ने ट्वीट किया कि देश आपके साथ खड़ा है। और मुझे याद है कि पद्मावती के सेट पे संजय लीला भंसाली के बाल खींचे गए, उस पर वहां की मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, वहां हल्ला हंगामा नहीं हुआ है, लेकिन कल तक राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है मंत्री जी का बयान कि उस फिल्म को पहले करनी सेना के लोगों को दिखाया जाएगा, तब जाके फिल्म ओके होगी। हालांकि मंत्री ने बाद में खंडन किया उसका, मंत्री ने बाद में खंडन किया। लेकिन तीसरी बात, ये मामला करनी सेना का नहीं है, एक लगातार पोषित की जा रही विचारधारा का मामला है, जिसको आपने रिड्यूस कर दिया। वहां आप लोकल मामले को नेशनल बना रहे हैं, विनोद, यहाँ नेशनल मामले को लोकल बना रहे हैं। जी विनोद, पद्मावती वाले मामले में भी देखिए मामले की जड़ क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है। आप देखिए तो विषय क्या है वहाँ, वही जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। आप जो है, क्योंकि पद्मावती तो हिस्ट्री का पार्ट है भी नहीं है, बिल्कुल तो कल्पना है। उस जब वो
रचना की गई, कल्पना की, तब उसको लेकर आज तक इतिहास में उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन आज उसको रिलीजन के इशू और रियल हिस्ट्री बना दिया गया है। तो ये दुर्भाग्य, बस हम इस समय ऐसे समय में आ गए हैं जहाँ लोग अपने निजी हितों के लिए, चाहे दल हों, चाहे इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हों, वो लोग जो है किसी भी चीज़ को नहीं होने देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीज़ें, जो अगर संजय लीला भंसाली का जो भी विचार है, हो सकता है गलत भी हो, या जो उनकी कल्पना है, जो इतिहास के लेकर लगातार वो फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उनको मौका दीजिए, आप बहस कीजिए। लेकिन विरोध, क्या आपको लगता है कि इसमें आ नहीं, गई? लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया एक जो निष्पक्षता, तो मैं नहीं कहूंगा, ये शब्द बेमानी हो गया है, लेकिन क्या मीडिया में एक ऑब्जेक्टिविटी आपको नजर आती है कि इस तरह के इश्यूज को दूसरे तरह के इश्यूज को, वो इश्यूज में इतना फर्क किया जा रहा है, नजरिए में इतना फर्क किया जा रहा है? बिल्कुल। इस समय तो देखिए, पहले तो ये कहा जाता था कि हिंदी के चैनल ये सब गड़बड़ियाँ करते हैं, लेकिन अब तो अंग्रेजी के चैनल उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अगर आप यूँ देखिए, मेरा ये कहना है कि आप तर्क कीजिए, विचार सामने लाइए, बहस कीजिए, लेकिन अब तो ये हो गया है कि जितनी भी आप बहसें देख रहे हैं, लोग एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जैसा कभी कभी हम लोगों ने विधानसभा और संसद में होते हुए देखा है। और आपराधिक गिरोहों को, तत्वों को दुलारना, पुचकारना और उनको सेटिस्फाई कराना कि पहले वो देख लें, जांच लें और फिर वो फिल्म आगे आगे बढ़ेगी, ये कौन सा तर्क है? लेकिन कई बार शिवा, आपको क्या ये लगता है, क्योंकि हम जब पर्दे पर जाते हैं मीडिया के, जब देखते हैं एक चैनल को, दूसरे चैनल को, तीसरे चैनल को, और कई बड़े इश्यूज उस दिन के बिल्कुल गायब होते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक खबर मुझे दिखी 16 तारीख के अखबारों में, प्रशांत भूषण पर जो अटैक किया जिस सज्जन ने, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी की दिल्ली शाखा के प्रवक्ता बन गए ऑल ऑफ सडन। लेकिन चैनलों में ये खबर, चैनलों में ये चिंता, चैनलों में ये बहस कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड है, सीसीटीवी कैमरे में जिसको बहुत सारे, ठीक है हम नहीं कह रहे हैं कि कोई कन्विक्शन हुआ है, लेकिन जो एक्यूज्ड है उसको आप एक बड़ी गरिमामय पार्टी, एक महत्वपूर्ण पार्टी अपना प्रवक्ता बना रही है। तो इसीलिए तो कार्मिक सेवा का की जो महत्वाकांक्षा है वो इसी तरह के अपराध करके ही तो आगे बढ़ेगी, तभी तो उनको भी कहीं कोई जगह मिलेगी। ये बहुत सामने की मोडस ऑपरेंडी है अपराधियों की कि आप एक खास तरह का कलर का कपड़ा पहन लिए, खास कलर की भाषा बोलिए और उसके बाद जो मर्जी कर लीजिए और उसके बाद आपको पुचकारा दुलारा जाएगा। लेकिन इसमें मीडिया की क्या भूमिका आप देखती हैं? मीडिया तब तक शायद नहीं समझेगा जब तक खुद मीडिया प्रशांत भूषण की कुर्सी पे बैठ के पिटेगा नहीं। इससे पहले उसको समझ में आने वाला नहीं है कि जिस चीज़ को वो पोषित कर रहे हैं वो पलट के उन तक भी आने वाली है। किसी दिन अगर आपका ज़मीर जागा और सच बोलना पड़ गया और आपको सच दिखाना पड़ गया, आज ये हालत है कि ट्विटर और फेसबुक पर जो आता है हमें उस पर ज़्यादा विश्वास करना होता है, इसलिए कि वो उसके लिए तो एक रेगुलेटरी कानून है। ट्विटर पे कोई कुछ लिखेगा और गड़बड़ लिखेगा, गलत लिखेगा तो कानून में जाया जा सकता है, मीडिया के ऊपर तो कोई अंकुश ही नहीं है। तो क्या स्मिता, ये जो एक स्थितियां पैदा हो रही हैं, अब मैंने देखा एक फिल्म मेकर को ये कहते हुए कि क्या वो दिन ऐसा तो नहीं आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बढ़ा चढ़ाकर या इस तरह का बढ़ा चढ़ाकर बोला जाना चाहिए कि क्या भारत की फिल्में कनाडा या फ्रांस या अमेरिका में बनेंगी? क्या ये स्थिति हो गई है? कश्मीर में आज फिल्म बनाने की इजाज़त नहीं रहती है हाल तक, अब धीरे धीरे वहाँ भी फिल्में बनने लगी हैं। क्या लोग कोल्हापुर में शूट ना करें? क्या जयपुर में लोग शूट ना करें? क्या बाहर जाएं? 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि राजस्थान में जो हुआ था उसको लेकर जो कहा जा रहा है, मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि जहां तक मीडिया केवल की भूमिका है, एक पर्टिकुलर मीडिया नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वायलेंस की घटना हो गई थी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपने उसका संदर्भ रखा है, इसीलिए राजस्थान में जो हुआ उसमें समय खत्म हो रहा है, मीडिया ने उसमें कोई मुरव्वत नहीं की थी। अगर आपको याद होगा, न मीडिया ने उस घटना को दिखाने में कोई मुरव्वत की थी, न करनी सेना की मजम्मत करने में कोई मीडिया ने ढिलाई रखी थी, और न उनको पूरी तरह एक्सपोज करने में। इससे आप इस बात से जोड़कर कतई मत देखिए कि अगर करनी सेना में जो वायलेंस किया गया और वो जो गलत काम हुआ उसके चलते एक नाहिद अगर हैरस हो रही हैं तो उनको मीडिया लोकल मान करके छोड़ देगा। नहीं, लेकिन विनोद भारद्वाज, हर मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें तो हमारा समय जो सामने लाने लायक है उसको उठाया जाना नहीं। तो विनोद, लेकिन एक सवाल इस बात का है कि भाई केवल खबर आ गई, खबर अखबार में दिखा दी गई, तमाशे के रूप में पेश कर दिया गया, या कंटेम्प्ट के साथ उसको पेश किया जा रहा है, क्रिटिकल एक व्यू लिया जा रहा है? सवाल इस बात का है, अब जैसे ऐ दिल है मुश्किल या दंगल, पीके, ओ माई गॉड, इस तरह की जो फिल्में हैं इनको लेकर भी बवाल हुए अलग अलग कारणों से। किसी में हुआ कि कहाँ का एक्टर आ गया, किसी में हुआ कि भाई इसमें इस तरह की चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं इस तरह की रचना प्रक्रिया पर,
क्रिएशन पर, क्रिएटिविटी पर। आखिर बिल्कुल अंत में हमारे पास समय खत्म हो चला है, इसको कैसे समराइज आप करेंगे? मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, न्यूज़ क्या है, न्यूज़ की वैल्यू क्या है, आजकल डिसीजन उसका जो लिया जाता है वो एक ड्रामेटिक ढंग से दूसरे कारणों से लिया जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण दूँ चित्रकला का, कि गायतोंडे महाराज दिल्ली में रहते थे, गायतोंडे बहुत बड़े पेंटर थे, उनकी अखबार में खबर नहीं छपी, लेकिन जिस दिन उनकी पेंटिंग 28 करोड़ में बिक गई वो फ्रंट पेज की खबर थी। तो इसमें सब कुछ है। लेकिन एम.एफ. हुसैन तो इतने बड़े पेंटर थे, उनको भागना नहीं, हुसैन का मामला तो बिल्कुल दूसरा था। अब उसके लिए तो आपको आधा घंटे का कार्यक्रम और करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस समय जो कहना चाहता हूं कि न्यूज़ क्या है, हम लोग भी जानते थे कि भाई एक सीधी सादी चीज़ तो न्यूज़ होती नहीं है। विनोद, हमारा समय खत्म हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि आप चारों लोगों ने इस पेचीदे जटिल विषय पर अपनी राय दी, और मैं समझता हूं कि उन रायों में भले ही एकरूपता सब में ना हो, लेकिन एक चिंता जरूर है, एक चिंता जो कहीं न कहीं हमारे मुल्क में आसपास की हो रही घटनाओं को लेकर मीडिया जिस तरह प्रोट्रे कर रहा है, जिस तरह उसको प्रस्तुत कर रहा है, कहीं न कहीं उस प्रस्तुति में स्वयं सवाल हैं। और यह केवल एक चैनल, दो चैनल की बात नहीं है, कमोबेश मुख्यधारा मीडिया की यह शैली बन गई है, उसकी ये आदत में शुमार हो गया है। इस पर कैसे विचार हो, इसको कैसे क्रिटिकल स्वयं मीडिया देखे, मुझे लगता है कि इसके लिए मीडिया के अंदर और मीडिया के बाहर दोनों स्तरों पर एक गंभीर विमर्श की ज़रूरत है। बगैर किसी गंभीर विमर्श के, आत्मालोचना के, ये चीज़ें सुलझने वाली नहीं हैं। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।